मैं एक बेहद अनाड़ी पुरुष खेल शिक्षक हूँ। मुझे हर दिन स्कूल की खूबसूरत महिला डायरेक्टर को छिपकर देखना बहुत पसंद था। लेकिन उस दिन मैं ऑफिस में बैठा नहाने के बाद कंप्यूटर चला रहा था और यूं ही माउस से खेल रहा था। तभी मुझे अचानक लगा कि माउस का कर्सर स्क्रीन से बाहर निकल गया है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कल रात देर तक जागने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने अनजाने में माउस को थोड़ा सा हिलाया और अगले ही पल मेज पर रखा पानी का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये माउस असल दुनिया की चीजों को भी नियंत्रित कर सकता था। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर खड़ी खूबसूरत महिला डायरेक्टर पर पड़ी। मैंने चुपके से माउस उसकी तरफ घुमाया और उसके सामने वाली मेज की ओर ले गया। फिर धीरे से क्लिक किया। अचानक वो असहज होकर एक कदम पीछे हट गई। उसने जल्दी से अपनी हाई हील उतारी और अपने शरीर को खुजलाने लगी। मैं ये देखकर हैरान भी था और उत्साहित भी। मैंने लगातार कुछ और क्लिक किए और इस बार उसके पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। इसके बाद मैंने माउस के दूसरे फंक्शन आजमाने शुरू किए। मैंने अभी बैंक से निकाले हुए 10,000 रुपए के नोटों पर माउस ले जाकर राइट क्लिक किया। अचानक हवा में एक बैंगनी रंग का मेन्यू दिखाई दिया, बिल्कुल कंप्यूटर जैसा। मैंने कॉपी और पेस्ट का विकल्प चुना और अगले ही पल मेरे सामने नोटों की एक और गड्डी प्रकट हो गई। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो सभी नोटों के सीरियल नंबर एक जैसे थे। मैंने कई बार कोशिश की मगर हर बार वही हुआ। अगर मैं इन नकली नोटों का इस्तेमाल करता तो तुरंत पकड़ा जाता। इसलिए मैंने नोटों को छोड़ दिया और दूसरी चीजों पर प्रयोग करने लगा। मैंने एक पेन को कॉपी करके पेस्ट किया और अगले ही सेकंड एक बिल्कुल वैसा ही पेन मेरे हाथ में था। मैंने उसे कागज पर चलाकर देखा। वो असली पेन की तरह ही काम कर रहा था। मैं लगातार प्रयोगों में व्यस्त था कि तभी मुझे पता ही नहीं चला कि महिला डायरेक्टर मेरे पीछे आकर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं माउस की नई शक्तियों में इतना खो गया था कि कंप्यूटर पर चल रही अपनी फालतू वेबसाइट तक बंद करना भूल गया था। उसने गुस्से में कहा, वांग काई, तुम फिर काम के समय आलस कर रहे हो। इस महीने ये तीसरी बार है। क्या तुम नौकरी करना भी चाहते हो या नहीं? वो मुझे डांटते हुए आगे बढ़ी और मुझे कुर्सी से उठाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। वो गुस्से में बोली, यकीन मानो, मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा सकती हूँ। वो झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि प्रिंसिपल उसका पिता था। मैंने भी तुनक कर जवाब दिया, ठीक है, निकलवा दो, मुझे कोई डर नहीं है। वो और ज्यादा भड़क गई। उसने कहा, वांग काई, तुम्हारी उम्र 30 साल हो चुकी है। न तुम्हारे पास घर है, न कार, न बचत और न ही कोई गर्लफ्रेंड। तुम हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए कमाते हो, फिर भी इतना घमंड करते हो। उसकी बातें मेरे दिल में चुभ गईं। अगर ये पहले की बात होती तो मैं चुपचाप सिर झुका लेता, लेकिन अब मेरे पास ये रहस्यमयी सुपर माउस था। मैं मन ही मन मुस्कुराया और माउस का निशाना उसकी ओर कर दिया। तभी मैंने माउस का एक और नया फीचर खोज लिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसके बारे में सारी जानकारी मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। नाम -चूयू, उम्र 25 वर्ष, लंबाई 170 सेंटीमीटर, वजन -50 किलोग्राम और कई दूसरी जानकारियां भी। मैं दंग रह गया। ये माउस लोगों की जानकारी भी दिखा सकता था। तभी मेरे मन में पैसा कमाने का एक नया विचार आया, लेकिन वो अभी भी मुझे डांट रही थी और कह रही थी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो या नहीं? तुम्हें यहाँ काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम देख लेना, एक दिन मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। जब मेरे पास बड़ी गाड़ियां होंगी, शानदार बंगला होगा, तब शायद मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की नौकरी दे दूं। मेरी बात सुनकर चूयू हंस पड़ी। उसने कहा, वांग काई, क्या तुम मुझे हंसाना चाहते हो? तुम जैसे आदमी स्कूल छोड़कर कहीं भी जाओ, कुछ नहीं कर सकते। फिर उसने उंगली दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर सच में ऐसा दिन आ गया कि तुम बड़ी गाड़ी चलाओ और बड़े घर में रहने लगो, तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर गाना गाऊंगी। मैंने तुरंत कहा, जो कहा है उसे दोबारा बोलो, हिम्मत है तो रिकॉर्डिंग में बोलो। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। चूयू कैमरे के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं चूयू सबके सामने ये वादा करती हूँ कि अगर वांग काई स्कूल छोड़ने के बाद कभी अमीर बन गया, बड़ी गाड़ी चलाने लगा और शानदार घर में रहने लगा, तो मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठकर गाना गाऊंगी। उसकी बात पूरी होते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये बात याद रखना, अब पूरी दुनिया गवाह है। उसने गुस्से में कहा, फोन बंद करो, मैं तुमसे नहीं डरती, देखते हैं क्या कर लेते हो। मैं भी मुस्कुराया और बोला, बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं खुद बड़ी गाड़ी में आकर तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। उसकी आंखों में हल्का सा झटका साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं तेजी से टीचर्स ऑफिस से बाहर निकला। स्कूल खत्म होते ही मैं सीधे शहर के सबसे बड़े एंटीक मार्केट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने एक शानदार योजना बनाई थी। अगर मेरा माउस किसी भी वस्तु की असली जानकारी दिखा सकता है, तो मैं आसानी से असली और नकली प्राचीन वस्तुओं की पहचान कर सकता हूँ। इस तरह पैसा कमाना मेरे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। मैं अपने रहस्यमयी माउस के साथ सीधे पांजियायुआन एंटीक मार्केट पहुंच गया। चारों तरफ लगी दुकानों और स्टॉलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने सोने का पहाड़ पड़ा हो। मैं सामान्य ग्राहक बनकर इधर उधर घूमने लगा, जबकि जेब में छिपा माउस लगातार काम कर रहा था। वह एक एक सामान की जानकारी मेरे सामने दिखा रहा था। ज्यादातर चीजें बेकार निकली, किसी की कीमत कुछ 100 रुपए थी तो कोई बिल्कुल नकली था। तभी अचानक मेरी नजर एक पुराने और टूटे हुए लकड़ी के बक्से पर पड़ी। माउस के अनुसार उसके अंदर मौजूद वस्तु की कीमत अविश्वसनीय थी। मैं उत्साहित होकर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल में खड़े एक आदमी ने वह बक्सा उठा लिया। उसने ढक्कन खोला और अंदर से ड्रैगन की आकृति वाली एक जेड सील निकाल ली। दुकानदार तुरंत बोला, वाह, आपकी नजर बहुत तेज है, ये एक दुर्लभ शाही जेड सील है, सिर्फ 1 लाख में ले जाइए। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अगर वो सच में शाही जेड सील होती तो उसकी कीमत करोड़ों में होती। माउस साफ बता रहा था कि वो सिर्फ एक साधारण पत्थर था
जिसे लंबे समय तक छूने से त्वचा की बीमारी तक हो सकती थी। आखिरकार वह ग्राहक भी उसे छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा ध्यान सील पर नहीं था। मैं उस लकड़ी के बक्से के अंदर रखी एक पुरानी किताब को देख रहा था। माउस लगातार बता रहा था कि उसी किताब की कीमत सबसे ज्यादा थी। मैंने दुकानदार से पूछा, बॉस ये किताब दिखाइए। उसने किताब मुझे दे दी। मैंने हर पन्ना ध्यान से पलटना शुरू किया। ऊपर से देखने पर वो बिल्कुल साधारण किताब लग रही थी। पीछे छपी प्रकाशन तिथि भी सिर्फ 2 साल पुरानी थी। फिर भी मेरा माउस बता रहा था कि इसकी कीमत 100 मिलियन युआन तक हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। दुकानदार ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, युवक आराम से देखो, ये भी एक एंटीक वस्तु है। मैंने हंसकर कहा, बॉस ये तो आधुनिक किताब लग रही है। लेकिन भीतर ही भीतर मैं पूरी तरह उत्साहित था। मुझे यकीन था कि इस किताब में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब मैंने खरीदने की इच्छा जताई तो दुकानदार भी अचानक गंभीर हो गया। उसने एक पेन निकाला और किताब को फिर से ध्यान से जांचने लगा। ये देखकर मेरा दिल धड़क उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी इस किताब की असली कीमत का अंदाजा हो गया हो। मैं घबराकर दुकानदार की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। मुझे डर था कि कहीं उसे भी इस किताब का असली रहस्य पता न चल जाए। लेकिन कुछ देर जांचने के बाद उसने किताब मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, लो 300 युआन दो और ले जाओ, ज्यादा बहस मत करो। मैंने तुरंत पैसे दिए और वहीं खड़े खड़े QR कोड स्कैन करके भुगतान कर दिया। आसपास खड़े लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई बोला, ये लड़का ऐसी किताब खरीद रहा है जिसमें सिर्फ कोड जैसा कुछ लिखा है, कहीं ये कोई गुप्त पांडुलिपि तो नहीं। दूसरा हंसते हुए बोला, कौन सी पांडुलिपि, ऐसी किताब तो बुक स्टोर में कुछ पैसों में मिल जाती है। तभी किसी ने कहा, अरे इसकी मुस्कान देखो, ये जरूर कुछ जानता है। इस किताब में कोई न कोई राज जरूर छिपा है। मैं मन ही मन खुश था, लेकिन खुद को संभाल रहा था। अभी जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था। मैं जानता था कि किताब की असली कीमत उसके कागजों में नहीं बल्कि किसी छिपे हुए रहस्य में थी। आखिर मेरा माउस इसकी कीमत 100 मिलियन युआन बता रहा था। मैंने किताब को एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। सारे पन्ने साफ थे, कहीं कोई नोट नहीं था, कोई निशान नहीं था और न ही कोई खास चीज दिखाई दे रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्या ये किसी तरह का गुप्त कोड हो सकता है? क्या उन अंकों के भीतर कोई छिपा संदेश था? मैं अभी सोच ही रहा था कि एक आदमी अचानक मेरे पास आ गया। उसने कहा, छोटे भाई मुझे यह किताब बहुत पसंद है, क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास भी इस किताब की एक प्रति है, लेकिन फिर भी मुझे ये चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा सतर्क हो गया। अगर ये साधारण किताब होती तो वो इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाता? मैंने पूछा, अगर खरीदनी है तो कितने में खरीदोगे? उसने बिना झिझक कहा, 1 मिलियन युआन। उसके शब्द सुनते ही आसपास खड़े लोग दंग रह गए। एक आदमी चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? सिर्फ एक किताब के लिए 1 मिलियन? लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस किताब में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर इसकी कीमत सिर्फ 1 मिलियन होती तो तुम इतनी जल्दी ये ऑफर नहीं देते। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे एहसास हो गया कि उसने जल्दबाजी कर दी थी। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस इस किताब का शौकीन हूँ, उन नंबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उसकी चाल समझ चुका था। मैं बोला, अगर सिर्फ किताब पसंद है तो फिर उन नंबरों में इतनी दिलचस्पी क्यों? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा करो, किताब के बाकी पन्ने भी पलट कर दिखा दो। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसकी सामग्री नई छपी किताब जैसी ही है या नहीं। अगर सब कुछ एक जैसा है तो इसकी कोई कलेक्शन वैल्यू नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि असली राज किताब के पीछे के पन्नों में छिपा है। मैंने धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। किताब के पीछे के लगभग 20 से ज्यादा पन्नों के ऊपरी हिस्से में पेंसिल से लिखे हुए अलग अलग नंबर मौजूद थे। मैं हैरान रह गया, आखिर ये नंबर थे क्या? तभी वो आदमी फिर बोला, छोटे भाई अगर चाहो तो उन नंबरों को जोर से पढ़ दो, शायद मैं उनका मतलब समझने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि यही नंबर इस किताब का असली खजाना थे। आसपास मौजूद सैकड़ों लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को असली बात समझ नहीं आई थी। सामने खड़ा आदमी बेचैन हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि मैं धीरे धीरे उस रहस्य के करीब पहुंच रहा हूं जिसे वो हर हाल में अपने कब्जे में करना चाहता था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग अब बेचैन हो चुके थे, खासकर वो आदमी जिसने मुझे 1 मिलियन युआन का ऑफर दिया था। वो लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसी समय तांगचेन यीपिन की एक आलीशान हवेली में देश की एक अग्रणी AI टेक्नोलॉजी कंपनी का पार्टनर झाओ गाओ अपने नए प्रोजेक्ट का परीक्षण कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने नाराज होकर कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, झाओ जरा ये नंबरों की श्रृंखला देखो, कोई आदमी इसे 1 मिलियन में खरीदना चाहता है। झाओ गाओ ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तस्वीर उसके फोन पर पहुंची तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, यह बहुत परिचित लग रहा है। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं, लेकिन अगर ये सच में किसी प्रोग्रामिंग किताब में लिखा मिला है तो मुझे 70 से 80% यकीन है कि यह बिटकॉइन वॉलेट की जानकारी हो सकती है। दूसरी तरफ वाला आदमी चौंक गया। क्या तुम सच कह रहे हो? झाओ गाओ बोला, इसकी पुष्टि करना आसान है। उसने तुरंत कंप्यूटर खोला, संबंधित वेबसाइट में उन नंबरों को डालकर जांच शुरू कर दी। कुछ ही क्षण बाद उसकी आंखें फैल गईं। खाते में 280 से ज्यादा बिटकॉइन मौजूद थे। दूसरी तरफ वाला आदमी बोला, बस 280? झाओ गाओ लगभग चिल्ला पड़ा, तुम्हें पता भी है 280 बिटकॉइन की कीमत क्या होती है? एक बिटकॉइन की कीमत 60,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दूसरी तरफ वाला आदमी भी समझ गया कि रकम कितनी विशाल है। मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से ये 100 मिलियन युआन से भी अधिक मूल्य का खजाना था। झाओ गाओ तुरंत बोला, फौरन एयरपोर्ट पहुंचो, बाकी लोगों को भी खबर दो, हमें हर हाल में वो किताब खरीदनी है, और वो भी उससे पहले कि उस लड़के को असली कीमत का पता चले। रात भर कई लोग उसी योजना में लगे रहे। उधर मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं आराम से घर जाकर सो गया। अगली सुबह मैं तरोताजा होकर उठा, चेहरा धोया,
किताब बैग में रखी और नाश्ता करने के बाद फिर पांजिया युआन की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही मुझे कुछ अजीब लगा। अचानक 2 टैक्सियां मेरे सामने आकर रुकी। उनमें से कई लोग उतरे और सीधे मेरी तरफ बढ़े। सबसे आगे एक सूट पहने आदमी था। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्ते, मेरा नाम झाओ गाओ है। कल आपने जो किताब खरीदी थी उसमें हमारी काफी दिलचस्पी है, क्यों ना कहीं बैठकर आराम से बात करें। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम लोग उसी नंबरों वाली किताब की बात कर रहे हो, है ना? झाओ गाओ जवाब देता। उससे पहले ही कुछ और टैक्सियां वहां आकर रुक गईं। उनमें से भी कई लोग उतरकर मेरे आसपास जमा हो गए। कुछ ही मिनटों में मेरे चारों ओर दर्जनों लोग खड़े थे। उनके कपड़े, उनकी गाड़ियां और उनका व्यवहार देखकर साफ पता चल रहा था कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी थे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद वहां मौजूद हर व्यक्ति उन नंबरों का मतलब जानता था और शायद मैं अकेला था जिसे अभी तक पूरी सच्चाई नहीं मालूम थी। तभी भीड़ में से एक आदमी जोर से बोला, छोटे भाई, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। वो किताब 100 मिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है। दूसरा तुरंत बोला, किताब मत बेचना, ये लोग तुम्हारे हाथ से खजाना छीनने आए हैं। तीसरा आदमी बोला, सुनो, कल स्टॉल से जो किताब तुमने खरीदी थी उसमें दर्ज नंबर बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं। अब चारों तरफ हलचल मच चुकी थी। कोई खरीदना चाहता था, कोई चेतावनी दे रहा था और कोई दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उन सबको देखकर हैरान था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे हाथ में मौजूद वो पुरानी किताब शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरे सामने खड़े लोगों को देखकर मुझे समझ आ गया कि यहाँ मौजूद लगभग सभी लोग किसी न किसी टेक्नोलॉजी या निवेश क्षेत्र से जुड़े हुए थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर एक किताब के लिए इतने सारे लोग क्यों पागल हो रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, सर, इस किताब को अपने पास रखकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं 2 मिलियन युआन देता हूँ। उसके बोलते ही दूसरा आदमी बोला, मैं 3 मिलियन देता हूँ। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि हर कोई सस्ते में बड़ा खजाना हासिल करना चाहता था। तभी झाओ गाओ आगे आया और बोला, सर, शायद आप बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। बिटकॉइन में 2 तरह की जानकारी होती है, एक पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की। आपकी किताब में जो नंबर लिखे हैं वे पब्लिक की हैं। इनके जरिए कोई भी उस अकाउंट की जानकारी देख सकता है, जैसे उसमें कितने बिटकॉइन है, उसका लेन देन रिकॉर्ड क्या है और अकाउंट में कितनी संपत्ति मौजूद है। कल आपने जो नंबर देखे थे उनमें लगभग 280 बिटकॉइन थे। मौजूदा कीमत के हिसाब से उनकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ पब्लिक की होने से कोई फायदा नहीं होता। असली मालिक वही बन सकता है जिसके पास प्राइवेट की हो। बिना प्राइवेट की के आप उन बिटकॉइनों को छू भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और पूछा, तो तुम लोग आखिर खरीदना क्या चाहते हो? झाओ गाओ बोला, हम एक संभावना खरीदना चाहते हैं। हो सकता है कि इस किताब में कहीं प्राइवेट की भी छिपी हो। अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत कल्पना से भी ज्यादा होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि किताब के पीछे एक और अजीब नंबरों की श्रृंखला लिखी हुई है तो? मेरी बात सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। कई लोगों की सांसें तक तेज हो गईं। तभी झाओ गाओ ने बिना एक पल गंवाए कहा, 10 मिलियन युआन। अगर आप अभी सौदा कर लें तो हम तुरंत वकील बुलाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो जानता था कि अगर वो देर करेगा तो कोई और बाजी मार सकता है। लेकिन मैं भी अब पहले वाला भोला वांग काई नहीं था। मैंने कहा, 10 मिलियन वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा दांव खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि मैं इतनी आसानी से किताब बेचने वाला नहीं हूँ। झाओ गाओ ने आखिरकार अपना बिजनेस कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, अगर कभी मन बदल जाए तो मुझे कॉल करिएगा। मैंने कार्ड जेब में रख लिया। फिर सबकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए अपना मोबाइल निकाला। मैंने वही वेबसाइट खोली और किताब के पीछे लिखी हुई दूसरी स्ट्रिंग दर्ज कर दी। अगले ही पल अकाउंट सफलतापूर्वक लॉगिन हो गया। आसपास खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी ने चिल्लाकर पूछा, क्या ये सच में प्राइवेट की है? दूसरे ने कहा, क्या अकाउंट खुल गया? मैंने मोबाइल का कैमरा स्क्रीन की तरफ घुमाया ताकि सब लोग देख सकें। जैसे ही अकाउंट का बैलेंस सामने आया, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। अकाउंट में वही 280 से ज्यादा बिटकॉइन मौजूद थे। कुछ लोगों ने सिर पकड़ लिया। किसी ने पछतावे में कहा, मुझे 50 मिलियन का ऑफर देना चाहिए था। कोई बोला, 10 मिलियन का ऑफर बहुत छोटा था। कुछ मिनट बाद लोग एक एक करके वहां से चले गए। अब किसी के पास मुझे मनाने का कोई तरीका नहीं था। आखिर मेरे पास जो था उसकी कीमत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मेरे लिए ये कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। मैं सीधे शेयर बाजार की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में 2 लोगों की बातचीत मेरे कानों में पड़ी। उनमें से कह रहा था, फेपिंग स्टेशन के पास कल एक बहुत बड़ा एंटिक लॉट आया है, अगर देर हुई तो सब बिक जाएगा। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे पास सुपर माउस था। अगर वहां कोई असली खजाना हुआ तो मैं उसे पहचान सकता था। मैं तुरंत फेपिंग स्टेशन की तरफ निकल गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। मैं आराम से एक कोने में बैठ गया। तभी एक आवारा कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया। मैं यूं ही उसके सिर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन उसी समय मेरे माउस का कर्सर अचानक कुत्ते के सिर पर जाकर रुक गया। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक जानकारी उभरी, कुत्ते के सिर का अनुमानित मूल्य -300 मिलियन युआन। ये देखकर मैं अवाक रह गया। मेरे हाथ वहीं रुक गए। एक साधारण दिखने वाले कुत्ते के सिर की कीमत 300 मिलियन युआन कैसे हो सकती थी? उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। लगभग 2 घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा और भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, जबकि मेरी नजर लगातार उस रहस्यमयी कुत्ते पर टिकी हुई थी। मैं उस गोदाम जैसे आंगन में पहुंचा और मालिक से पूछा, सुना है आपके पास बहुत सारे पुराने सामान आए हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? मालिक हंसते हुए बोला, तुम्हें भी खबर मिल गई? हाँ, एक बड़ा लॉट आया था, लेकिन तुम थोड़े देर से आए हो। ज्यादातर अच्छी चीजें लोग पहले ही उठा चुके हैं। जो बचा है अंदर रखा है, खुद जाकर देख लो। जो पसंद आए
उठा लेना, हर सामान 5000 युआन का है, चुनने के बाद पैसे दे देना। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। कमरे में घुसते ही मेरी आंखें फैल गईं। वहां सचमुच बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थीं। कुछ सामान देखने में कीमती लग रहे थे, जबकि बहुत सा कबाड़ भी था। मैं मन ही मन हंसा। ये मालिक भी कम चालाक नहीं था। कुछ अच्छे सामान बीच में रखकर बाकी बेकार चीजों को भी बेचने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरे पास सुपर माउस ना होता तो शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह धोखा खा जाता। मैं धीरे धीरे हर चीज की जांच करता रहा। माउस लगातार उनकी असली कीमत और जानकारी दिखा रहा था। आखिरकार मैंने कुछ सामान चुन लिए। भले वे बहुत कीमती ना हो, लेकिन मुफ्त के बराबर कीमत पर मिल रहे थे, इसलिए नुकसान भी नहीं था। सामान उठाकर जब मैं बाहर निकला तो वहां खड़ी भीड़ मुझे देखने लगी। किसी ने कहा, देखो, इस लड़के ने आखिर कुछ खरीद ही लिया। दूसरा बोला, लगता है इसे सच में कुछ अच्छा मिल गया है। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सीधे मालिक के पास पहुंचा। वह उस समय स्टूल पर बैठकर खाना खा रहा था। उसने हिसाब लगाकर कहा, कुल 15,000 युआन हुए। मैंने तुरंत भुगतान कर दिया, फिर मुस्कुराकर कहा, बॉस, आपके यहाँ कोई खास चीज तो दिखाई नहीं दी। मेरी बात सुनकर वो हंसा और बोला, अच्छी चीज नहीं मिली तो एक चीज और दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने सड़क किनारे बने चूल्हे की तरफ इशारा किया। वहां 2 बड़े पत्थर रखे थे जिन पर चूल्हा टिका हुआ था। पत्थरों पर कुछ पुराने अक्षर भी उकेरे हुए दिखाई दे रहे थे। मालिक बोला, पहले 2 लोग इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन बहुत कम पैसे दे रहे थे, इसलिए नहीं बेचा। अगर तुम्हें पसंद है तो 20,000 युआन में ले जाओ। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। पत्थर तेल और कालिक से भरे हुए थे, इसलिए अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने जेब में रखा माउस चुपके से उनकी तरफ किया। अगले ही पल स्क्रीन पर जो जानकारी उभरी उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये सचमुच एक खजाना था। मैंने तुरंत कहा, बॉस, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। मालिक मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अभी निकाल देता हूँ। तभी उसकी बगल में बैठा कुत्ता भौंकने लगा। मैंने मजाक में कहा, तुम्हारा कुत्ता बड़ा बहादुर है, ज्यादा भौंका तो इसका खाना खा जाऊंगा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। कोई बोला, लगता है आज कुत्ते और इस लड़के की लड़ाई होगी। लेकिन उसी समय मेरी नजर कुत्ते के खाने के बर्तन पर पड़ी। वो लोहे का बना हुआ था, लेकिन उसका आकार अजीब था। ऊपर से बहुत साधारण लग रहा था, फिर भी उसमें कुछ अलग बात थी। मैंने माउस उसकी तरफ घुमाया। अगले ही पल जो जानकारी सामने आई उसने मुझे चौंका दिया। मैं तुरंत मालिक से बोला, बॉस, ये कुत्ते का बर्तन भी बेचोगे? मेरी बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, क्या अब ये कुत्ते के बर्तन भी खरीदने लगा? मालिक भी हंसते हुए बोला, अगर लेना है तो ले जाओ, वैसे ये हमारे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। नीचे कुछ नंबर और एक नाम भी खुदा हुआ है, अगर पसंद है तो 5,000 युआन दे देना। मैंने बर्तन को पलट कर देखा। नीचे सचमुच कुछ नंबर और एक नाम उकेरा हुआ था। नाम था शाओ दाबा और उसके नीचे कुछ अंक लिखे हुए थे। ऊपर से देखने पर वो मोटे लोहे का साधारण बर्तन लग रहा था, लेकिन माउस कुछ और ही बता रहा था। उसकी धातु की जानकारी लोहे की नहीं बल्कि दुर्लभ तांबे की एक विशेष मिश्र धातु की थी। मैं तुरंत समझ गया कि यह चीज देखने में जितनी साधारण लग रही है असल में उतनी नहीं है। मैंने बिना देर किए कहा, ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। मालिक खुशी से बोला, सच में? तो सौदा पक्का। मैंने तुरंत 5,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलते ही उसने बर्तन मुझे पकड़ा दिया। मैं उसे लेकर पास के नल पर गया। सावधानी से उसकी पूरी सफाई की। वर्षों से जमा तेल, धूल और गंदगी धीरे धीरे हटने लगी। इसके बाद मैंने उस पत्थर को भी साफ किया और दोनों चीजों को बड़े ध्यान से अपने बैग में रख लिया। अब मैं बेसब्री से उनकी असली पहचान जानना चाहता था, क्योंकि माउस लगातार बता रहा था कि इन दोनों साधारण दिखने वाली चीजों में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मैंने मालिक से कहा, अंदर जो पत्थर वाला कप पड़ा है उसे दरवाजे तक भिजवा दीजिए। फिर मैंने कार की डिक्की खुलवाई और उस टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े को सावधानी से उसमें रखवा दिया। जाते समय मैंने मुस्कुराकर मालिक को हाथ हिलाया और कार में बैठ गया। रास्ते भर मेरी नजर बार बार बगल वाली सीट पर रखे उस भारी धातु के कटोरे पर जा रही थी। माउस के अनुसार ये कोई साधारण लोहे का बर्तन नहीं था, बल्कि पश्चिमी झोंक काल के दुर्लभ कांसे से बना हुआ था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि घर पहुंचकर आराम से इसकी पूरी जांच करूंगा। दूसरी तरफ वहां मौजूद लोग अब भी मेरी खरीदारी को लेकर हैरान थे। कोई कह रहा था, इस लड़के ने आज जितनी चीजें खरीदी हैं उनमें से कोई भी सामान्य नहीं लगती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कुत्ते का कटोरा खरीदकर इतना खुश क्यों था। लेकिन उसी समय शहर के एक दूसरे हिस्से में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर विशेषज्ञ अचानक चाय पीते पीते रुक गया। उसके हाथ से कप लगभग गिर ही गया था। उसके साथ बैठे लोगों ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोला, राष्ट्रीय धरोहर, शायद राष्ट्रीय धरोहर मिल गई है। ये सुनते ही कमरे में बैठे बाकी लोग भी चौंक गए। कुछ ही देर बाद वे लोग तेजी से उसी कबाड़ी केंद्र की तरफ निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने उस कटोरे को ध्यान से देखा। नीचे खुदा हुआ नाम एंड नंबर देखते ही तीनों विशेषज्ञों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उनमें से एक बोला, ये वही वस्तु है जिसका रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज है। अगर हमारी पहचान सही है तो यह बेहद दुर्लभ राष्ट्रीय खजाना है। दूसरे ने तुरंत अपने पिता और पुराने शोधकर्ताओं को फोन मिलाया ताकि पुष्टि की जा सके। उधर वे सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर उस युवक ने यह चीज कैसे पहचान ली? क्या उसने इसकी असली पहचान जान ली थी? लेकिन फिर उन्होंने खुद ही सिर हिलाया। इतनी गहराई की जानकारी किसी सामान्य इंसान को नहीं हो सकती थी। शायद उसे सिर्फ इसका अनोखा आकार पसंद आया होगा। तभी किसी ने कहा, बहस छोड़ो, पहले वो चीज वापस खरीदो। थोड़ी देर बाद वे लोग सीधे मेरे पास पहुंच गए। मैं उस समय कटोरे को साफ कर रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, छोटे भाई, क्या तुम ये चीज बेचोगे? मैं 10,000 युआन देता हूं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने इसे 5,000 में खरीदा था और अब कोई 10,000 देने को तैयार था। तभी दूसरे आदमी ने कहा, अगर नहीं बेचते तो हम इसकी जांच कर लें। मैंने कटोरा उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने ध्यान से उसकी सतह को देखा और फिर एक विशेषज्ञ बोला,
मुझे शक है कि ऊपर जो परत दिखाई दे रही है वो सिर्फ बाहरी आवरण है, असली वस्तु अंदर छिपी हुई है। ये सुनते ही सभी गंभीर हो गए। एक विशेषज्ञ ने बेहद सावधानी से उसकी सतह पर काम शुरू किया। कुछ देर बाद ऊपर की परत धीरे धीरे हटने लगी। जैसे जैसे आवरण उतरता गया, अंदर से गहरे रंग का प्राचीन कांसा दिखाई देने लगा। तभी किसी ने उत्साहित होकर कहा, देखो, यहाँ अक्षर उभरे हुए हैं। एक अन्य विशेषज्ञ लगभग चिल्ला पड़ा, ये पश्चिमी झोंकाल का कांस्य पात्र है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही मिनट पहले जो लोग इसे कुत्ते का कटोरा कह रहे थे,